नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर मंथन जारी है, तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव में टिकट पर मंथन दावेदारी के बाद प्रत्याशियों की धड़कन तेज हो चुकी है। तो वहीं टिकटों को लेकर आज फाइनल मंथन किया जाएगा। मंथन करने के बाद आज मोहर लग सकती है, तो 24 घंटे से 48 घंटे में प्रत्याशी के नाम पर मोहर संभव है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दावेदारों का हुजूम जुटा हुआ है। तो टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी का बड़ा दावा है, बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी। कांग्रेस भी निकाय को लेकर मंथन जारी है। नेता प्रतिपक्ष के आवास पर बैठक हुई, तो देर रात चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। निकाय में चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस टक्कर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है, तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि जो हलचल है वो कहना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। और वहीं देखिएगा कि जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो कार्यालयों में कहना कहीं जो दावेदार हैं उनकी भीड़ भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी कार्यालय में आज की यदि बात की जाए तो आज भी कहना कहीं काफी भीड़ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों में देखी जा रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी के दावेदार हैं वो लगातार कहना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और आज माना जा रहा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं जो फाइनल प्रत्याशी होगा मेयर पद का, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी मोड़ लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी देखिएगा कि जो धड़कने हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की दावेदारों से तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो टिकट जिसको मिलता है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करता है। और मैं देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगातार देखे जाते हैं। वही दावे भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस बार जो नगर निकाय का चुनाव होगा उसमें बीजेपी ही अपना बोर्ड बनाएगी। और वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है। बिल्कुल धनराज, और बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का तो दौर शुरू ही हो चुका है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर यह भी कहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है और हमारे पास एक एक सीट पर 10-10 प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, कुछ पहले देखिए, बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। वहीं देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से आज ये कहा गया है कि कांग्रेस के पास चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है, लेकिन हमारे पास जो एक सीट है उस एक सीट पे हजारों प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो कहा जाए कि एक लोकप्रियता इन सामने निकल कर आ रही है। लेकिन वही कांग्रेस भी कहीं इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है कि हमारे यहाँ अभी एक सीट पर हजारों की तादाद में जो दावेदार है वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब टिकट एक को ही मिलना है और जीत भी एक की होनी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलता है और कौन जीत हासिल करता है। बिल्कुल धनराज, और कांग्रेस कार्यालय पर भी सीटों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन रात हुआ था, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से मंथन जारी है। और ये नगर निकाय चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना बड़ा जरूरतमंद हो सकता है और किसकी साख का सवाल यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल कुछ सुंदर देखिए, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और तो स्थानीय मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो बिजली का हो या पानी का हो या फिर सड़कों के मुद्दे हो। इन मुद्दों पर ही कहीं ना कहीं निकाय चुनाव लड़े जाते हैं। और लगातार देखा जाता है कि जो इन चुनावों में लड़ाई होती है वो बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर होती है। और वही देखिएगा कि यदि इस चुनाव में बीजेपी अपना बोर्ड बनाती है तो लाजमी है कि विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा जरूर मिलता है, या कांग्रेस बनाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका विधानसभा चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो नगर निकाय के चुनाव में बाजी मारता है उसी को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी बाजी हाथ लगती है। बिल्कुल धनराज, क्योंकि केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव पर बीजेपी ने मोर्चा मार लिया, लेकिन अब जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर भी दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। इनके अलावा क्या और भी निर्दलीय प्रत्याशी भी टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए, जो स्थानीय चुनाव है ये निकाय के जो चुनाव होते हैं स्थानीय चुनाव होते हैं और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो भी अपना दमखम दिखाते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना दमखम जो कहा जाए कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो कितना दमखम अपना दिखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लेकिन माना यह जाता है कि जो बोर्ड बनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस
इन दोनों में से ही कहीं ना कहीं बाजी मारते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वो अपना बोर्ड बना सके, इतने पार्षद नहीं होते कि वो अपना बोर्ड बना सके। लेकिन ये लाजमी है कि यदि बीजेपी और कांग्रेस आपस में कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि अब देखने वाली बात तो यही होगी कि कांग्रेस बोर्ड बनाएगी या फिर बीजेपी बोर्ड बनाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर जो मानी जाती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जाती है। चलिए धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी विधायक विनोद कंडारी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन आपकी तरफ से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगाती रही अब तक कि हार की वजह से आपने देर से निकाय चुनाव करवा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी अपना काम कर रही है जी। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी पार्टी है, और आप देखिए कि हमारे पार्टी ने एक जो प्रक्रिया उसके तहत पूरे जिलों में जो है पर्यवेक्षक बना के भेजे, और एक आज और कल में पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और पार्टी के अंदर जो अपने जिलाध्यक्ष हैं, जो संगठन में स्वरूप है, उससे राय हमारी चल रही है। निश्चित तौर पर 2-4 दिन में पार्टी भारतीय जनता पार्टी में टिकट भी डिक्लेयर कर देंगे। तो विनोद जी, आज शाम तक सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं? देखिए, इसलिए अधिकृत तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से पीछे बता पाएंगे, क्योंकि मैं पौड़ी जिले का प्रविशेष हूँ। तो मैंने अपनी रिपोर्ट कल दे दी है। तो पार्टी ने सभी जो मापदंड होते हैं या पार्टी की जो आपस में समन्वय जो बात उसको अगर शाम को हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक है जो सूचना मुझे मिली है, उसके बाद भी पार्टी जो भी आपके सामने नाम आ जाएंगे। विनोद जी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव का ऐसा माना जाता है जो नगर निकाय चुनाव में बाजी मार लेता है तो उसके लिए आगे की राह आसान हो जाती है। हालांकि अभी आपने केदारनाथ विधानसभा सीट को जीता है तो आपके हौसले भी फिलहाल बुलंद हैं, लेकिन क्या कुछ मुद्दे नगर निकाय चुनाव में आपके रहने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने जो हमारे धामी सरकार ने जो काम किया उसको लेकर हम जाएंगे। हमारी वर्तमान में मैक्सिमम जगह हमारी नगर पालिका नगर पंचायत मेयर में हमारे प्रत्याशी चुनाव में जीत गए। निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस आपको कामों को लेकर लगातार घेरती रही है और नगर निकाय चुनाव में भी वो लगातार आप पर हमलावर है। तो कांग्रेस ये प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता जो है नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। चलिए विनोद जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ धनराज जुड़े हुए हैं। धनराज, क्या कुछ इस माहौल में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से जिस हिसाब से मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं को भी कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है? क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद रहती है कि उनको भी कहीं ना कहीं से टिकट मिले और उनको भी आगे किया जाए। जो कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े रहते हैं और लगातार धरातल पर काम भी करते हैं, क्योंकि चाहे सरकार की योजनाएं हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाएं। चलिए धन्यवाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाती रोडवेज बस बुधवार को दोपहर आमडाली के पास एक कार को बचाते वक्त पैरापिट तोड़कर 150 फुट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक परिचालक समेत 23 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 21 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद अस्पताल में के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों की संख्या 5 हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के आमडाली क्षेत्र में हुई रोडवेज बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को 3-3 लाख और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 15 से 20 हजार रुपये देने की घोषणा की है। तो वहीं सीएम धामी आज हादसे में घायलों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को भी इसका खासा फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकालीन यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके।
अच्छी सोच के साथ किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है। और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी। और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये मान के चलिए कि हमारा जो शीतकालीन यात्रा है ये एक हमारा लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र सहित उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में आज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं ओली में हुई बर्फबारी के बाद ओली मोटर मार्ग पर पाला जमने के चलते आज दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम से निपटने के लिए ओली मोटर मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सड़क पर पाल जमने से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। तो वहीं कई जिलों में पारे का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और पाला जमने की वजह से यातायात में भी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो वहीं पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और मार्गों पर वो यात्रियों की सुविधा में लगे हुए हैं। तो सर्दी कहर से शहर में यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा नरेंद्र नगर की पट्टी भरपूर के गांव डोबरी बीते कुछ सालों से पीने के पानी और पैदल मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ऑल वेदर रोड निर्माण की कार्यदायी संस्था द्वारा की गई बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से उनके गांव को जोड़ने वाले दोनों पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ग्रामीणों को विरोध करने पर कादियाई संस्था के अधिकारियों ने ग्रामीणों को पैदल मार्ग ठीक करने का भरोसा दिया था, मगर लगातार लिखापढ़ी के बावजूद पिछले 7 सालों से पैदल मार्ग अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वहीं गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पैदल रास्ता इतना खराब है कि जान जोखिम में डालकर महिलाएं पानी लेने को मजबूर है। पूरी करो हमारी मांग कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो सही ढंग से ठीक हो जाए और जो बुजुर्ग लोग, हम तो माने सपोज कि चले जाते हैं इस रास्ते से पानी लेकर, लेकिन जो 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल पाती है इस रास्ते से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनके हाथ में 5 लीटर का एक डिब्बा रहता है, वो हैंडपंप से पानी लेकर आती है, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर जाने में। और जो स्कूल के मेरी 3 साल की बेटी है उसी रास्ते से लेके जाते हैं हम उनको, और बहुत परेशानी होती है उनको भी, और चल नहीं पाते हैं और बच्चों को गोद में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और मेरे जो सास ससुर है लोग हैं वो छोटे बच्चे को लेकर पहले सुबह ऊपर आते हैं, फिर पहले सुबह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर चलने में। आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, हम आएंगे सड़कों पर आंदोलन तो ये जो गुरा की बात कर रहे हो तो ये तो ऐसा समस्या आ रखी यहाँ पे कि हम लोग मतलब कभी भी लुढ़क सकते हैं इस आवाजाही से। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। जो हमारे खेत खलिहान भी तोड़ रखे हैं उसका भी उचित मुआवजा दें और ये रास्ते जो पगडंडी तौर पे हम जा रहे हैं उसको व्यवस्थित बनाएं। और अगर नहीं बनाते हैं तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर और बाध्य होंगे। हाईवे और जो ऑल वेदर रोड आई थी ये गाँव का उत्तराखंड के विकास करने के लिए आई थी, परंतु इसके चलते ये देखिए रास्ते जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। गांव वालों के लिए आने जाने की आवाजाही में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी की किल्लत है और ढो के सर पे बोझा लेके पानी का ढुलान करना पड़ता है, सामान का ढुलान करना पड़ता है। उसके ऊपर से ये ऐसे खराब रास्तों की मार तो बहुत ही दुर्गति हमारे लोगों की जा रही है। और क्षेत्रीय विधायक से लगातार शिकायत करने के बाद भी जन सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द ही इनका जो रास्ता है वो बनाया जाए ताकि आवाजाही जो है सुगम हो सके।
खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। वहीं इसी लेकर देहरादून नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 4 रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। तो 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है, तो वहीं रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम की टीम सख्त हो चुकी है और जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों की भी जो सुविधा है वो नगर निगम की तरफ से की गई है, क्योंकि ठंड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो उसको लेकर नगर निगम सख्त हो चुका है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरों में भी लोगों के लिए प्रतिबंध किए गए हैं। को देखते हुए जगह जगह हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रोजाना की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे 4 ऑपरेशनल रैन बसेरे हैं उनमें भी लगातार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारा एक संस्था के द्वारा भी रैन बसेरा चलाया जाता है, उसमें भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि सर्दी से ज़्यादा दिक्कतें किसी को ना हो और उनको ज़रूरी सहूलियतें दे पाएँ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच मुलाकात हुई है और मुलाकात को लेकर कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चाएं भी हुई हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर आज दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात को लेकर कई तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। खबर चमोली से है, जहां सड़क की मांग को लेकर 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 17 सालों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों को 18 किलोमीटर पथरीली रास्ते से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है, जिनकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पहले तो ग्रामीणों ने 111 दिन गाँव में ही प्रदर्शन किया। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। आचार संहिता के चलते और प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन बंद कर दिया है। देखिए, मतलब लगभग 36-37 दिन से डुमक कलगोट के जो ग्रामीण यहाँ पे सड़क के लिए बैठे हुए थे, तो आज मेरा भी सौभाग्यवश यहाँ पे भगवान की कृपा से यहाँ पे इनके बीच में आना हुआ। और तो मैंने आपसे और माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया और साथ में जो पीएमजीएसवाई के जो एसए साहब हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और उनसे एक ये आश्वासन मिला कि हमने जो नया जो अलाइनमेंट का है उसका एस्टिमेट हमने शासन को भेज दिया है और जल्द ही शासन इसको स्वीकृति देगा। तो मैंने इनसे अभी ये बात कही है कि मैं भी अभी आज ही देहरादून जा रहा हूँ और मैं अभी कुछ देर पहले मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में वार्ता की है और देहरादून जाके माननीय मंत्री जी से भी मिलूंगा और बहुत जल्दी इस जो इनका जो एस्टिमेट 8 करोड़ 8.5 करोड़ के आसपास जो भी है उसको स्वीकृत करके जल्द ही हम चाहेंगे कि कलगोट से जो डुमक का मार्ग का कार्य प्रारंभ होगा। इसी आश्वासन पे मैंने इन लोगों से अनुरोध किया है और एक विश्वास दिलाया है कि मैं इस कार्य में आपका पूरी एक भागीदारी निभा के इस कार्य को संपन्न कराऊंगा। सड़क के लिए जो है 111 दिन जो है गांव डुमक में बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर धरना दिया। धरना ही नहीं, भूख हड़ताल करी और प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया था। जिला प्रशासन ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन वो कछुआ गति से हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। एक एस्टिमेट बना तो है, हम भी गए थे देहरादून, तो वो बड़ी मुश्किल से वो शासन में पहुंचा है। यदि आचार संहिता नहीं लगती तो हम लोग यहाँ से उठते नहीं और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया
और कुछ शासन की मजबूरियां हैं कि जो आचार संहिता के बाद जो है धरना प्रदर्शन उठाया जाना। जिलाधिकारी स्वयं भी चुनाव अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी मजबूरी है। तो इसको देखते हुए हम लोग कुछ आश्वासनों के साथ, एक तो जिलाधिकारी का भरोसा ले करके, दूसरे हमारे पवार जी हैं उनका भी भरोसा लिया हमने, और एक्शन भी यहाँ पर आए थे। इन तीनों का भरोसा ले करके इस बार तो हम लोग प्रशासन की मजबूरियों को देखते हुए इस धरने को और इन लोगों के आश्वासन पर धरना तोड़ रहे हैं। तो सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां भीमताल बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भीमताल बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने सीएम धामी पहुंचे हैं। कल भीमताल में भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनका हालचाल जानेंगे। तो भीमताल में बस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। तो दुर्घटना में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कल भीमताल बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने का, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। तो वहीं घायलों और गंभीर घायलों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बस दुर्घटना में लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है और जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से धनराशि देने का ऐलान किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से बात कर रहे हैं और उनके हालचाल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर बस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से बात कर रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। तो यहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया है कि जो लोग बस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। तो कल एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जो खाई में गिर गई थी और खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था। तो उस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लोग घायल हो गए थे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो भीमताल बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय के बाहर आज आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ऐसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। तो अल्मोड़ा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने आग लगने से हड़कंप मच गया, तो लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो बता रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से वोल्टेज जो है 300 से ऊपर थी। आइडियल वालों को फोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन कोई फोन ना रिसीव हुआ, ना अभी तक कोई बंदा आया है।
और ये जो आग लगने का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज। बाजार में जो कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पर आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है कि काफी तेज वोल्टेज आ गई थी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन सब लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते थे इस आग पर कंट्रोल करने। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के दिगंबर जैन मंदिर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि जीने का ताला तोड़कर पीछे के रास्ते से मंदिर के अंदर चोर घुस गए, जहां उन्होंने लगभग मंदिर के अंदर 40 से 50 लाख रुपए की चोरी की। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीपीआर भी अपने साथ ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।